हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रजनन चैप्टर का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं, है ना। पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं और आज के इस पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे अलैंगिक प्रजनन को, है ना। अलैंगिक प्रजनन को यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, वीडियो नहीं आएगा और ना ही आएगा संडे को, यानी इसके बाद जो पार्ट 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पार्ट 3 आएगा मंडे को। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर सैटरडे को भी वीडियो दीजिए, सर संडे को भी दीजिए, एक दिन में 2-2 वीडियो दीजिए, हो सके तो आप एक वीडियो में पूरा चैप्टर ही खत्म करवा दीजिए। लेकिन क्या फायदा, बताओ। कुछ फायदा होता है आपको इससे? अगर मैं एक दिन में 2 वीडियो डालूं, या फिर मैं पूरे सप्ताह वीडियो डालूं, या फिर मैं एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करवा दूं, उससे आपको क्या बेनिफिट होता है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ फायदा होता होगा उससे। चैप्टर खत्म करवा देने से, जल्दी खत्म करवा देने से 15 दिन में पूरी एनसीईआरटी खत्म करवा दीजिए, 1 महीने में पूरी एनसीईआरटी खत्म करवा दीजिए, उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं हो सकता है। अगर आपको फायदा होता ना तो ये हाल आपका नहीं होता। देखो यहां पर ये लल्लू सा सवाल मैंने आपसे पूछ रखा है यूट्यूब पे, तो मेजॉरिटी ने गलत आंसर दे रखा है। लल्लू सा सवाल मैंने आपसे पूछा हुआ है ना, कि तंत्रिका का भाग नहीं है। हाँ, देखो यहां पर 39% ने कोशिका काय आंसर टिक मारा है। ये लल्लू सा सवाल। भाई तंत्रिका के भाग ही कितने होते हैं, न्यूरॉन के पार्ट्स ही कितने होते हैं? डेंड्राइट होता है, एक्सॉन होता है, कोशिका काय होता है। मैंने पूछा कि कौन भाग नहीं है, कोशिका काय को 39% ने आंसर दिया हुआ है कि ये भाग नहीं होता है। ये आपकी हालत है। उसके बाद कौन सा पादप हार्मोन कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है? यहां देखो 38% ने साइटोकाइनिन आंसर मारा हुआ है। तो ये आपकी हालत है। लेकिन आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ना है। मैं पार्ट वाइज आपको करवा रहा हूं ताकि आप पार्ट वाइज आप चीजों को पढ़ें, याद करें, समझें। एक बार में आप ज्यादा ना पढ़ें, थोड़े थोड़े पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। तब आपकी ये हालत हो रखी है, तब ये कंडीशन है आपका। लेकिन आपको जो है एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ना है, 15 दिन में आपको सब कुछ पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूं उससे कोई फायदा आपको नहीं होगा। आप ऐसे लल्लू प्रश्न जब आप गलत करके आ रहे हैं तो एग्जाम में गलत कर रहे हैं, अभी आप एग्जाम में भी गलत करेंगे। एग्जाम में यही सवाल आ जाता तो इसमें से देखो 38% लोग जो है साइटोकाइनिन आंसर मारते, यानी कि 28% लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है। टोटल देखो 3600 लोगों ने आंसर किया हुआ है। 3600 में से 28% मात्र ऐसे हैं जिन्होंने सही आंसर किया हुआ है, बाकी के सारे ने गलत आंसर किया हुआ है। जब मैं पार्ट वाइज वीडियो आपको दे रहा हूं कि भाई एक वीडियो में प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे, एक वीडियो में प्लांट हार्मोन, एक वीडियो में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, तब आपकी ये हालत हो रखी है। लेकिन आपको जो है एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ना है, केवल पढ़ना है, खत्म करवा दीजिए। आप चाहे मेरे से एग्जाम में सवाल बने या ना बने, कोई मैटर नहीं करता है, बस आप खत्म करवा दीजिए। ऐसा लगता है आपको जैसे आप एक वीडियो में सारे पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद आप महान हो जाएंगे, आपसे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये आप, मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ाता हूं और लल्लू में सवाल आपको देता हूं, इसमें आप गलत करते हैं। यहां देखो गलत सुमेलन चुनना है। 36% लोगों ने सही आंसर दिया हुआ, बाकी के सारे ने गलत आंसर दिया हुआ है। यानी गलत आंसर देने वाले लोग ज्यादा हैं। 150 लोगों ने आंसर दिया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, गलत आंसर देने वाले ज्यादा है। यहां 3100 लोगों ने आंसर दिया हुआ है, 40% ने सही आंसर दिया है, 60% ने गलत आंसर दिया है। तो ये आपकी हालत तब है जब मैं पार्ट वाइज आपको वीडियो देता हूं, ताकि आप अच्छे से एक एक चीज को समझें। और एनसीईआरटी में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में तो बहुत कम आपको पढ़ना है, तब आपकी ये हाल है।
लेकिन आपको जो है डेली वीडियो 2-3 वीडियो चाहिए, संडे को भी चाहिए, सैटरडे को भी चाहिए, है ना, 1 से 2 वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। मैं अगर पार्ट वाइज आपको करवा रहा हूं तो किसी कारण से ही करवा रहा हूं ना, ताकि आप जो है कम पढ़ो, लेकिन जो आपने पढ़ लिया वहां से आंसर जो है गलत नहीं होने चाहिए। मैंने अगर प्लांट हार्मोन आपको पढ़ाया है एक पार्ट में, तो प्लांट हार्मोन के सवाल आपसे गलत नहीं होने चाहिए। गलत होते भी हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल तो गलत नहीं होने चाहिए ना। इतना आसान सवाल, ऐसे सवाल तो गलत नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पढ़ेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, गलत हो सकता है, लेकिन इस तरह के सवालों में नहीं। गलत सवाल वैसा होना चाहिए कि कुछ कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, थोड़ा घुमा कर होना चाहिए, वहां गलत हो जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसे सवालों में जो है आप गलत करके आते हैं, लेकिन आपको चाहिए एक ही वीडियो में सब कुछ। ज्यादातर स्टूडेंट इसमें से ऐसे होंगे जिन्होंने गलत आंसर किया हुआ, उनको एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ना है, एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ना है। चाहे एग्जाम में आंसर आप गलत करके आए, सवाल बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें चैप्टर खत्म चाहिए। जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसकी चिंता नहीं करते हैं, जो नहीं पढ़ा रहा हूं उसकी चिंता करते हैं। ये चैप्टर करवा दीजिए। अरे जो पढ़ाया जा रहा है उसको तो पढ़िए। हमेशा आप अपना टारगेट ये रखिए कि आज जो आपको पढ़ाया जा रहा है इस पार्ट में, जैसे आज मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, तो आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वहां से प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि आज जो मैंने पढ़ा ना, उससे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो नहीं छूटेगा, गलत नहीं होगा। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ना कि ये चलना चाहिए कि अरे आज पार्ट 2 में तो सर इतना ही पढ़ाए हैं, काश इस वाले वीडियो में ये सब पढ़ा दिए होते तो चैप्टर जल्दी खत्म हो जाता। अगर आप ये सोचेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको ये सोचना है कि आज आप जो पढ़ रहे हैं, यहां से प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। कम पढ़ो, एक चैप्टर आप कम पढ़ो, लेकिन जितना आपने पढ़ लिया है वहां से प्रश्न आपके बनने चाहिए। खास करके ऐसे हलवा सवाल तो आपसे बनने चाहिए। ऐसे प्रश्न जब आप गलत करेंगे तो जब कॉन्सेप्चुअल सवाल आएगा तो आप कैसे बनाएंगे? फिर तो आप सर खुजलाएंगे और बोलेंगे अरे सिलेबस से बाहर पूछ दिया था। आप अपनी गलती नहीं मानेंगे कि सिलेबस से बाहर पूछ दिया था। इसीलिए सैटरडे संडे को वीडियो नहीं आ रहा है तो आप रिवाइज कीजिए। लगता है आपको कि यार ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं, उसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। रिवाइज कीजिए आप। ये मत सोचिए कि अरे अब तो देर से खत्म होगा, सैटरडे को वीडियो नहीं आएगा, संडे को वीडियो नहीं आएगा, है ना, लेट से चैप्टर खत्म होगा। चैप्टर लेट से खत्म होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैप्टर के सवाल आपसे नहीं छूटने चाहिए। ये मायने रखता है। आप एक ही दिन में पूरा चैप्टर पढ़ लो लेकिन सवाल आपसे बनेगा नहीं, सवाल आप गलत करके आएंगे, क्या फायदा? फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो हमेशा अपना टारगेट यही रखिए कि आज जो पढ़ाया जाएगा वहां से प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, और ऐसे प्रश्न जो है आपसे गलत नहीं होने चाहिए। मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया था। एड्रेनलिन हार्मोन जो है किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है, वहां से हार्मोन सिक्रीट करता है, ये हार्मोन सिक्रीट होता है। लेकिन देखो ये गलत आंसर, 36% लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी सबके सब गलत है। यानी बहुत सारे लोगों का मानना है कि अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं करती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित नहीं करती है। तो कौन करती है भाई? हाँ, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन के बारे में, है ना, अलैंगिक प्रजनन के बारे में। एकल जीव में प्रजनन की विधि, यानी एक अकेला जीव जो है वो बच्चे पैदा करेगा। जैसे हम इंसानों की बात करते हैं, क्या एक अकेला इंसान बच्चे पैदा कर सकता है? नहीं, उसको नर चाहिए, मादा चाहिए, दोनों के बीच में संभोग होता है, निषेचन होता है, तब जाकर के बच्चे पैदा होता है। लेकिन हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ऐसे प्रजनन के बारे में जिसमें एक ही जीव अपने बच्चे को जन्म दे सकता है। तो एक्टिविटी 8.1 यहां से जो है स्टार्ट होता है। ये एक्टिविटी उतना यूजफुल नहीं है, है ना, फिर भी देख लो, एक बार पढ़ लो।
100 मिलीलीटर जल में लगभग 10 ग्राम चीनी को घोल लिए। 100 ml पानी लेना है, उसमें 10 ग्राम चीनी घोल लेना है। एक परखनली में इस विलयन का 20 ml लेकर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर डालिए। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, एक चुटकी ईस्ट पाउडर डाल देना है। परखनली के मुख को रुई से ढक कर किसी गर्म स्थान पर रखिए, है ना। जो परखनली है इसके मुंह को जाम कर देना है और एक गर्म स्थान पर रख देना है। 1 या 2 घंटे पश्चात परखनली में ईस्ट संवर्ध की एक बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लिप रख दीजिए। जो कवर स्लिप आता है ये स्लाइड हो गया और इसके ऊपर जो है कवर स्लिप रख दिया जाता है। और इसके नीचे क्या होगा, जो ये परखनली है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे ईस्ट जो है वो प्रजनन से आ गए हैं। इसका एक बूंद लेना है और इसे स्लाइड पर डाल देना है, कवर स्लिप से ढक देना है। उसके बाद जो है प्रेक्षण करना है ना। 1 या 2 घंटे पश्चात परखनली से ईस्ट संवर्ध की एक बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लिप रखिए। बस पढ़ लिया। यहां आपको बस ये देखना होता है कि जो ईस्ट है वो कैसे प्रजनन कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी है उतना यूजफुल नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। ये एक्टिविटी भी यूजफुल नहीं है, मैंने इसलिए ले लिया ताकि आपको ये ना फील आए कि अरे सर ये तो आपने छोड़ दिया। यूजफुल नहीं है, जो जहां यूजफुल होता है मैं खुद आपको अच्छे से समझाता हूं। यहां देखो, डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर रखिए। डबल रोटी लेना है, एक डबल रोटी लेना है, उसको जल में भिगा देना है और ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइम की सतह का निरीक्षण कीजिए। देखो क्या होगा, डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर रखना है। तो उसके ऊपर क्या होगा, फफूंद जो कवक है वो उग जाएगा। उसे जो है देखना है आवर्धक लेंस की सहायता से। अपने 1 सप्ताह के प्रेक्षण कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए। तो यहां पर कवक के बारे में जो है चेक करना होता है आवर्धक लेंस से। हम जानते हैं कि अगर हम ब्रेड को भिगा देंगे और उसको डाल देंगे अंधेरे में, है ना, नम स्थान पर डाल देंगे तो उसके ऊपर जो है कवक उगने लगेगा, फंगस जो है लग जाएगा। तो उसको जो है आवर्धक लेंस से 1 सप्ताह तक पूरा देखना है और नोट डाउन करना है जो भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ना तो ये एक्टिविटी यूजफुल है और ना ही ये एक्टिविटी जो है यूजफुल है। ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरी क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। कहा जा रहा है कि डबल रोटी के ऊपर भी कवक उगेगा और ईस्ट भी अपने आप में कवक है, लेकिन ईस्ट जो ग्रो करता है और ये डबल रोटी के ऊपर जो ग्रो करता है कवक, ये दोनों कवक है। ईस्ट भी अपने आप में कवक है, इसके ग्रो करने का तरीका और डबल रोटी के ऊपर जो कवक है इसके ग्रो करने का तरीका, इनमें क्या अंतर है, ये जो है नोट डाउन करना है ना। वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। इस चर्चा के बाद की जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जाने कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों की जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। भाई कौन सा जीव जनन की किस विधि को अपनाएगा ये डिपेंड करता है कि उसके बॉडी का डिजाइन कैसा है ना। भाई किस जीव में जनन की कौन सी विधि होने वाली है ये डिपेंड करता है उस जीव के बॉडी के डिजाइन पे। अभिकल्प का मतलब बॉडी का डिजाइन होता है ना। अभिकल्प का मतलब डिजाइन होता है, तो शारीरिक अभिकल्प यानी कि बॉडी डिजाइन। तो जनन की पहली विधि है विखंडन। विखंडन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजन, विखंडन। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। देखो विखंडन में क्या होता है, विखंडन द्वारा जो है जनन करते हैं एक कोशिकीय जीव। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो विखंडन द्वारा जनन करते हैं। फेवरेबल उनका होता है, यानी कि सबसे अनुकूल
बोल सकते हो कि जो विधि है एक कोशिकीय जीव के लिए वो विखंडन है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कोशिका है, मान लो कि एक बैक्टीरियल सेल है ना, एक बैक्टीरियल सेल है, ये जीवाणु कोशिका है। ये दो कोशिका में ऐसे विभक्त हो जाएंगे, दो कोशिका में बट जाएंगे, इसी को हम लोग विखंडन बोलते हैं। कुछ ऐसे भी एक कोशिकीय जीव होते हैं जो एक साथ बहुत सारे कोशिका बनाते हैं, एक साथ जो है बहुत सारे कोशिका बनाते हैं, वो भी विखंडन है, लेकिन उसे हम बोलेंगे बहुविखंडन और इसे बोलेंगे द्विविखंडन। दोनों विखंडन है, लेकिन यहां पर दो नई कोशिका बनती है तो ये द्विविखंडन, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी तो बहुविखंडन। तो ध्यान से यहां पर देख लो, एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन या फिर विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। कोशिका विभाजन बोल दो या फिर इसी को आपने विखंडन कहा है यहां पर। तो अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा भी प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, अमीबा है, पैरामीशियम है, लिशमीनिया है, ये सब क्या है? प्रोटोजोआ है। इनमें कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। ये सारे जो होते हैं कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं, दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। अब अमीबा के बारे में खास करके आप ध्यान में रखेंगे कि अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। ये एग्जाम में सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि अमीबा जैसे जीवों में, अमीबा में कोशिका विभाजन यानी एक अमीबा दो अमीबा सेल में जब डिवाइड होता है तो किसी भी तल में हो जाएगा, किसी भी तल में हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, ये मान लीजिए कि एक अमीबा है, ये ऐसे बढ़ जाएगा इस वाले प्लेन में ऐसे, ठीक। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये अमीबा जो है ये कुछ ऐसे डिवाइड करे, ये कुछ ऐसे डिवाइड करे कि एक अमीबा जो है एक अमीबा ऐसे और एक, यानी इस वाले प्लेन में, किसी भी प्लेन में हो सकता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी भी प्लेन में हो सकता है। ये एक अमीबा है जो हो सकता है ऐसे डिवाइड कर जाए इस वाले प्लेन में, किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है अमीबा। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, लेकिन लिशमेनिया है, पैरामीशियम है, इनमें भी द्विविखंडन होता है। अमीबा में देख लो द्विविखंडन होता है, एक अमीबा दो नए अमीबा में, एक अमीबा से दो नया अमीबा बनेगा, ठीक है, एक अमीबा से दो नया अमीबा बनेगा। जैसे यहां देखो लिशमेनिया और पैरामीशियम नहीं लिखा हुआ है, यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना, पैरामीशियम और लिशमेनिया। लिशमेनिया के कारण ही काला जर होता है, इसके कारण ही काला जर होता है। पैरामीशियम, लिशमेनिया, इसमें भी द्विविखंडन ही होता है, इसमें भी द्विविखंडन ही होता है, लेकिन एक निश्चित तल में, एक निश्चित तल में। हमेशा ये लिशमेनिया है, हमेशा इसी तल में डिवाइड करेगा, हमेशा इसी तल में डिवाइड करेगा, यानी कि ऐसे ही डिवाइड करेगा। ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो एक इधर एक इधर, इस प्रकार से डिवाइड करेगा। ऐसे ही पैरामीशियम है जो एक निश्चित तल में ही डिवाइड करेगा। तो द्विविखंडन के जरिए जनन जो है जीवाणुओं के अंदर देखा जाता है। उसके बाद आप याद रखेंगे अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, लिशमेनिया के अंदर। याद आपको यह रखना है कि अमीबा के अंदर जो द्विविखंडन होता है किसी भी तल में हो जाएगा, लेकिन जो पैरामीशियम है और जो लिशमेनिया है इसमें जो द्विविखंडन होगा तो एक निश्चित तल में होगा, एक निश्चित प्लेन में होगा, राइट। परंतु कुछ एक कोशिक जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः कालाजड़ के रोगाणु लिशमानिया, है ना, लिशमेनिया भी बोलते हैं। लिशमेनिया में कोशिका के एक सिरे पर
कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है, इसकी बात की जा रही है। कोड़े के समान जो है, कोड़ा जो मारते हैं ना, सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विविखंडन एक निर्धारित तल से होता है ना, एक निर्धारित तल से होता है, एक निश्चित तल से होता है। पैरामीशियम के बारे में यहां पर नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पैरामीशियम के बारे में भी ध्यान में रखना है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण। मलेरिया परजीवी जो है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम भी अपने आप में प्रोटोजोआ है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम भी एक कोशिक जीव है, एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, इसे हम लोग बहुविखंडन बोलेंगे। तो बहुविखंडन मतलब एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका का बनना, एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका का बनना बहुविखंडन कहलाएगा। ये प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। और द्विविखंडन में एक कोशिका से दो नई कोशिका बनेगी, उसे हम लोग द्विविखंडन बोलेंगे, जो कि होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, और किस में होता है, लिशमेनिया में होता है, और कई सारे जीवाणु में होता है। लिशमेनिया के कारण कालाजर होता है और प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया होता है। अब यहां से जब सवाल पूछा जाएगा आपसे तो गलत नहीं होने चाहिए आंसर। कल को मैं जब सवाल पूछूं आपसे यहां से कि बताइए कि किस जीव में जो द्विविखंडन होता है एक निश्चित तल से होता है, वहां पर मैं ऑप्शन दूं तो फिर आप वहां पर गलत मत कर देना। जब मैं आपको इतने अच्छे से जोड़ देते हुए समझा रहा हूं, तो अब यहां से प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद है अगली विधि खंडन। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। यहां पर देख लो लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन। सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। यानी ये है तो बहुकोशिक जीव, जिसके अंदर खंडन हो रहा है वो अपने आप में बहुकोशिक जीव है, हम भी बहुकोशिक जीव है, लेकिन हमारी संरचना जटिल है। जो हमारी संरचना है वो जटिल है, लेकिन कुछ बहुकोशिक जीव ऐसे होते हैं भाई जिनकी संरचना जो है बहुत ही सरल होती है, तो इसमें जो जनन की विधि होगी वो सरल होगी। अच्छा, ये भी आप ध्यान देना कि यहां पर देखो एक लिशमेनिया से दो लिशमेनिया यहां पर बना है, तो एक ही जीव है। एक प्लाज्मोडियम की कोशिका होगी जिससे बहुत सारी कोशिका बनेगी, एक अमीबा से दो नया अमीबा यहां पर बना है। तो इन सारे में देखो कि एक ही जीव है जो अपने संतति को उत्पन्न कर रहा है। तो स्पाइरोगैरा जो अपने आप में हरा शैवाल है, और जो शैवाल होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। तो स्पाइरोगैरा जो है ये हरा शैवाल है। वैसे जरूरी नहीं है कि शैवाल जो है वो बहुकोशिकीय ही हो, लेकिन जो स्पाइरोगैरा है ये बहुकोशिकीय शैवाल है। सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये जो स्पाइरोगैरा है ये ग्रो करेगा और छोटे छोटे टुकड़ों में खुद ही टूट जाएगा। खुद से ये विकसित होकर के छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। अब जितने भी खंड बनेंगे वो सब नए स्पाइरोगैरा जो है वो बन जाएंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि खंडन द्वारा जनन किस में होता है? ऑप्शन में दिखेगा स्पाइरोगैरा, आपका आंसर यही हो जाएगा। परंतु यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। स्पाइरोगैरा बहुकोशिक जीव है, इसके अंदर ये खंडन हो जाता है, लेकिन हर बहुकोशिक जीव के लिए ये सत्य नहीं है। हर बहुकोशिक जीव में ऐसा नहीं होगा कि ग्रो करेगा और खंडों में टूट जाएगा और हर खंड जो है वो नया जीव बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। सभी बहुकोशिक जीव के लिए ये सत्य नहीं है, वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है। जैसे बहुत सारे बहुकोशिक जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिकाएं होती है, लेकिन कोशिकाएं समूह बनाकर के ऊतक का निर्माण जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन अधिकतर जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं जो होती है वो एक जैसी कोशिकाएं, एक जैसे काम करने वाले कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे हम लोग टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बना लेते हैं। तो अधिकांश जो बहुकोशिक जीव होते हैं उसमें कोशिकाएं संगठित होकर के ऊतक का निर्माण करती है और ऊतक संगठित होकर के अंग बनाते हैं। तो शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है।
ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक है। ऐसा नहीं होगा कि बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे सब के सब डिवाइड करेंगे, सब के सब भाई करोड़ों की संख्या में जो है कोशिका है, सब विभाजित हो रहे हैं एक साथ जनन के लिए। ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक, ये पॉसिबल नहीं है। अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। यानी जो अधिकतर बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें जनन की ऐसी सिंपल विधि जो है नहीं पाई जाती है। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। भाई अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो होंगी वो अलग अलग काम करेगी। ऐसे में जनन के लिए भी भाई अलग कोशिका होती है बहुकोशिकीय जीव में। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है। कहा जा रहा है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, उनमें भाई अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग टाइप की कोशिकाएं होती है। तो जनन की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए भी खास तरह की कोशिकाएं होती है। उन्हीं कोशिकाओं के थ्रू जनन होता है। जैसे हम इंसानों की बात करते हैं तो शुक्राणु है पुरुषों में और अंडाणु है महिलाओं में जनन के लिए। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम प्रसरण, है ना, क्रम प्रसरण एक साथ होगा यहाँ पर, है ना, क्रम प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। कहा जा रहा है कि जीवों में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जो ग्रो कर सके, तेजी के साथ अपनी संख्या बढ़ा सके और कुछ विशेष परिस्थिति में जो है खास तरह की उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। ऐसी कोशिका जीवों के अंदर होनी चाहिए जो ग्रो करे, है ना, तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सके और जब परिस्थिति अनुकूल हो तो विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की भी क्षमता हो। ऐसी भी कोशिका जो है होनी चाहिए जीव के अंदर। जो अगली विधि है वो है पुनर्उद्भवन, जिसे हम लोग पुनर्जनन भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे रीजेनरेशन बोलते हैं। रीजेनरेशन दोबारा से जनरेट करेगा। यहाँ पे पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीव का मतलब हो गया कि जीव के अंदर जो है अलग अलग काम के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। अपने कायिक भाग से यानी अपने बॉडी पार्ट से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव शत विशत हो जाता है ना, कट जाता है, ब्रेकडाउन उसका हो जाता है अथवा, है ना, शत विशत हो जाता है या कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनर्उद्भवन कहलाता है। हाइड्रा और प्लेनेरिया ये जो दो जीव है ना, इनको अगर आप देखो, यहां पर एक प्लेनेरिया को दिखाया गया है जिसको 3 टुकड़ों में हमने काट दिया है। 3 टुकड़ों में हमने काट दिया है ना, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा। 3 टुकड़ों में काटा तो प्रत्येक टुकड़ा जो है अब नया जीव बन गया है। भाई इस वाले टुकड़े के पास नीचे वाला पार्ट नहीं था तो नीचे वाला पार्ट बन गया। जो बीच वाला टुकड़ा है उसके पास ये ऊपर के पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये दोनों मिसिंग थे तो इसमें ये दोनों यानी जो पार्ट मिसिंग है वो बन गया, वो वापस से ग्रो कर गया। जो पार्ट मिसिंग है वो वापस से ग्रो कर गया। इस प्रकार 3 नए प्लेनेरिया बन जाते हैं। ऐसे ही हाइड्रा के केस में भी होता है। ऐसे ही हाइड्रा के केस में भी होता है। तो देखो
रीजनरेशन में क्या होता है ना कि जो पार्ट लॉस हो चुका है, किसी कारणवश टूट गया या फिर कट वट गया, तो वापस से वो पार्ट आ जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं, जो एक टाइप है अलैंगिक प्रजनन का। यहां भी एक ही जीव है जिनसे 3 नए जीव बने हैं। तो ये हम लोग अभी ऐसे प्रजनन की बात कर रहे हैं जिसमें एक ही जीव से संतति उत्पन्न होते हैं। अब आगे बढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है? पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। जो पुनर्जनन का काम है वो खास तरह की कोशिकाएं होती है वो करती है। हर कोशिका के पास क्षमता वैसी नहीं होती है, खास तरह की कोशिका होती है जो पुनर्जनन का काम करती है। ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। क्रम प्रसरण का मतलब हो गया कि तेजी के साथ ये कोशिकाएं जो है अपनी संख्या बढ़ाती है डिवाइड करके, है ना। बाकी सारी कोशिकाएं भी डिवाइड कर सकती है, लेकिन ये काफी फास्ट करती है। ये इसी के लिए विशिष्ट है कि तेजी के साथ डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और जो भी पार्ट मिसिंग है उसको बना लेते हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। भाई तेजी से संख्या बढ़ेगी कोशिकाओं का तो उन कोशिकाओं का समूह बनेगा, ऊतक का निर्माण होगा। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट कहते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है परंतु पुनर्उद्भवन यानी कि पुनर्जनन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। ये जो रीजनरेशन है हम इसको जनन के समान नहीं मानते हैं। आप बोलेंगे ये कौन सी बात है? अभी तो आप बोल रहे हैं कि जनन की एक विधि है, आप बोल रहे हैं कि जनन के समान नहीं मानते हैं। जनन की एक विधि है, लेकिन हर उस जीव में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें मिसिंग पार्ट को वापस से ग्रो करने की एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दीवारों पर जो छिपकली होती है उसकी पूंछ जब कट जाती है वापस से पूंछ आ जाती है। और भी जीव है जैसे कि एकाइनोडर्मेटा फाइलम का एक जीव है स्टारफिश का कटा हुआ पार्ट वापस से आ जाता है। ऐसे फाइलम पोडीफेरा के अंदर जो स्पंज है उसका कटा हुआ भाग वापस से आ जाता है। तो हम छिपकली को लेते हैं जो आप डेली देखते हो। छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वो पूंछ वापस से आ जाती है। क्या जो पूंछ कटी है, क्या उस कटे हुए पूंछ से पूरी की पूरी छिपकली बन जाती है? नहीं बनती है। पूंछ कट चुकी है, नई पूंछ आ जाती है, लेकिन जो पूंछ कट गई, कटकर अलग हो गई, उससे नई पूंछ थोड़ी बनती है। प्लेनेरिया के केस में देखो, हर एक टुकड़ा जो है एक नया प्लेनेरिया बनाता है, लेकिन छिपकली के केस में जो पूंछ कटी हुई है उससे नई छिपकली नहीं बनती है। इसीलिए जो रीजनरेशन है कुछ जीवों में ये अलैंगिक या फिर बोल दो जनन की एक विधि हो सकती है जो कि अलैंगिक जनन ही है। जनन की एक विधि हो सकती है कुछ जीवों में, लेकिन हर जीव में ये चीज नहीं हो सकता है। हर जीव जिसके अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी है वो अपने संतति को उत्पन्न नहीं कर सकता है इस मेथड से। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जनन के समान नहीं है। जनन के समान नहीं है, इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव मतलब वो सारे जीव जो जिनमें रीजनरेशन होता है, वो सारे जीव किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो आप याद रखेंगे रीजनरेशन किस में होता है? हाइड्रा में होता है और प्लेनेरिया में होता है। और जो ये रीजनरेशन का काम है विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यही सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब आइए हम लोग मूकुलन की बात करते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बडिंग बोलेंगे। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मूकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा के अंदर देखो पुनर्जनन आपने देखा, और पुनर्जनन जो है विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। कहा जा रहा है कि ये जो हाइड्रा है ना, अपने इस विशिष्ट कोशिकाओं का इस्तेमाल मूकुलन के लिए भी करता है। यानी हाइड्रा के अंदर जो अलैंगिक जनन है वो मूकुलन के द्वारा भी हो सकता है और रीजनरेशन पुनर्जनन के द्वारा भी हो सकता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वो कौन सा जीव है जिसमें जनन मूकुलन और पुनर्जनन दोनों विधियों से होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है
पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। क्या होता है, जैसे यहां पर देखो, यहां की जो कोशिकाएं हैं बार बार डिवाइड करके ऐसे बड जो है बनाती है, बड बनाती है। इसी को हम लोग मुकुल बोलते हैं। यही उभार है, यही मुकुल है, यही बड है। ये बड जो है ये ग्रो करता जाएगा और एक नन्हा सा हाइड्रा बन जाएगा। चावल के दाने जितना जो है इसका साइज होता है, चावल का दाना आप देखते हो ना, उतने ही साइज का हाइड्रा होता है। तो ऐसे एक नन्हा हाइड्रा बनेगा। जब ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा तो यहां से ही अपने जनक से, ये जनक हो जाएगा, ये जनक है और ये संतति है भाई, ये जनक है और ये बच्चा है, ये बच्चा जो है अपने जनक से अलग हो जाएगा। तो मुकल जो है, जो मुकुल है, वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। जब ये नन्हा हाइड्रा जो है अच्छे से विकसित हो जाएगा तो अपने इस जनक से जो है अलग हो जाएगा। तो मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। और आप याद रखेंगे ईस्ट में होता है। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। कौन से जीव में कौन सी विधि है, ये सब आपको याद रखना है। द्विविखंडन, अमीबा, पैरामीशियम, लिशमेनिया, बहुविखंडन, प्लाज्मोडियम, ठीक है, मुकुलन, ईस्ट, हाइड्रा, पुनर्जनन, प्लेनेरिया, हाइड्रा, ये सब आपको ऐसे अच्छे से ध्यान में रखना है। फ्रेगमेंटेशन के लिए आप क्या याद रखेंगे? स्पायरोगायरा। अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की। कायिक प्रवर्धन, अगर हम पादप की बात करते हैं तो उसमें जड़ तना जो पत्तियां होती है उसे हम लोग कायिक भाग बोलते हैं। ऐसे बहुत से पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ तना तथा पत्तियां, जड़ तना पत्तियां जो होती हैं ये पादप की कायिक भाग जो है, ये पादप के कायिक भाग कहलाते हैं। एक तो होता है प्रजनन भाग, जैसे कि फूल है ना, फल है, बीज है, फूल फल बीज, ये प्रजनन भाग कहलाते हैं। लेकिन जो जड़ तना पत्तियां हैं ये कायिक भाग कहलाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने कायिक भाग से नए पौधे को जन्म देते हैं। इसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे गुलाब का पौधा होता है, आप उसका एक डंडी काट लो, ठीक है, और उसे गमले में लगा दो, एक नया गुलाब का पौधा उग जाएगा। आपके पास गन्ना है, उस गन्ने को क्या करो, जो उसका नोड होता है वहां से काट करके गाड़ दो तो एक नया गन्ना भी उग जाएगा। तो ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। इसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे की इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। अधिकतर जंतुओं में ऐसा नहीं होता है कि उसके कायिक भाग से जो है नया जीव उत्पन्न हो जाए, लेकिन पादपों में जो है होता है। एक एकल पौधे की इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। एक पौधे के पास ये क्षमता होती है जिसका इस्तेमाल जो है एज अ रिप्रोडक्शन किया जाता है नए पौधे को उगाने के लिए। अब देखो, पर्तन, कलम और रोपण। पर्तन, कलम और रोपण। पर्तन का मतलब हो गया यहां पर लेयरिंग, कलम का मतलब कटिंग और रोपण का मतलब हो गया ग्राफ्टिंग। ठीक, तो लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। जैसे मान लो कि एक पादप है, उसके जड़ तना पत्ती से जो है अपने आप नया प्लांट उग जाता है, तो वो हो जाएगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। लेकिन ये पर्तन, कलम और रोपण जो है ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन के ही टेक्निक्स हैं ये सारे, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। हम जानबूझ करके ये चीज करवाएंगे। तो इसका उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं, है ना। गन्ना को उगाने के लिए, गुलाब को उगाने के लिए, अंगूर को उगाने के लिए जो है इन सारे मेथड का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं।
अगर हम केला की बात करते हैं तो बोल सकते हैं कि बीज उत्पन्न करने की क्षमता जो है खो चुका है। संतरा, गुलाब, चमेली, इन सारे में बीज मिलते हैं, लेकिन यूजुअली बीज के माध्यम से इन सबको नहीं उगाते हैं। बीज के माध्यम से, बीज से जो ये सारे उगते हैं ना, ये सारे जो फल बनते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फल जो है ये कायिक प्रवर्धन से देते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा वो पौधा है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तो ये 4 ऑप्शंस में से ही, इन चार में से ही कोई आपको जो है एक विकल्प मिल जाएगा सही उत्तर के रूप में। कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन से पादप उगा सकते हैं। हर पादप में ऐसा नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि एक पादप है जिसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप कायिक प्रवर्धन से नया पादप उगा सकते हैं, मतलब जड़ तना पत्ती से नया पादप उगा सकते हैं, और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप बीज से भी उस पादप को उगा सकते हैं। तो होता यह है कि कायिक प्रवर्धन से आप पादप जो उगाएंगे उसमें ये फूल, फल, ये सब जल्दी आ जाएंगे, जल्दी लगेंगे, यानी जल्दी ही फल आपको मिल जाएगा। फल जो है जल्दी आपको दे देगा। कायिक प्रवर्धन से जो आप पादप उगाएंगे वो वाला पादप बीज से जो उगाएंगे उसके तुलना में, है ना, इस वाले पादप की तुलना में। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, है ना। ये कायिक प्रवर्धन का एक बेनिफिट, एक तो बेनिफिट ये हो गया कि इसमें फूल फल जल्दी आते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है कि कायिक प्रवर्धन से जो पादप उगाते हैं उसमें सारे जो पौधे होते हैं आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। मान लीजिए कि एक प्लांट है, ठीक ना, बहुत अच्छा है, ना तो इसमें जल्दी बीमारी पकड़ती है और ना तो जल्दी ये बीमार पादप पड़ता है, और इसमें बढ़िया क्वालिटी का फल भी आता है। तो हम क्या करेंगे, कायिक प्रवर्धन से जो है इसके बहुत सारे पादप उगाएंगे। क्या बेनिफिट मिलेगा कि आनुवांशिक रूप से जनक के समान ही वो सारे के सारे पौधे होंगे, यानी वो सारे जो पादप उगेंगे ना कायिक प्रवर्धन से, वो सारे वैसे ही प्लांट होंगे जो ना तो जल्दी बीमार पड़ेंगे और साथ में अच्छा फल भी देंगे। ये बेनिफिट हो गया। जल्दी पुष्प और फल आएगा, जल्दी फूल और फल आएगा, और जो भी पौधे उगेंगे वो सब के सब जो है अपने जनक के समान होंगे आनुवांशिक रूप से। इसमें ना जो पर्तन है, देखो कलम का मतलब सिंपली काट दो, है ना, स्टेम काटो और लगा दो मिट्टी में। लेयरिंग का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है, ठीक, ये प्लांट का मान लो एक तना है, तो इस तना को जो है ऐसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। ऐसे तना को नीचे ऐसे झुका करके जमीन में गाड़ दिया जाएगा और यहीं पर जो है जड़ बन जाएगा और यहाँ पर जो है एक नया प्लांट उग जाएगा। ये लेयरिंग होता है। कटिंग का मतलब सिंपली स्टेम काट दो और गाड़ दो। ग्राफ्टिंग के बारे में जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लो। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट को ग्राफ्ट किया जाता है, जोड़ दिया जाता है एक ही प्लांट में। तो ग्राफ्टिंग एक ऐसी भाई टेक्निक है जिनमें दो प्लांट को ज्वाइंट किया जाता है, दो प्लांट को ज्वाइंट करके एक सिंगल प्लांट बनाया जाता है, ताकि जो सिंगल प्लांट बनेगा उसमें दोनों प्लांट के कैरेक्टर्स हों। जैसे मान लीजिए कि दो प्लांट है, यहां पर देखो दो प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट है, राइट, और एक ये दूसरा प्लांट है। ये वो प्लांट है जिसके पास क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, यानी ये जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। कोई भी बैक्टीरिया जो है जल्दी इस प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। और इसी प्लांट का जो है जिस भी चीज का ये पादप है उसी चीज का जो है ये दूसरा पादप है। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग प्रजाति के पादप हम ले लेंगे, भाई दोनों एक ही प्रजाति के पादप है, लेकिन दोनों के पास खासियत अलग अलग है। ये जल्दी बीमार नहीं पड़ता है और ये अच्छे क्वालिटी का फल देता है, बढ़िया क्वालिटी का फल देता है। ये जल्दी बीमार नहीं पड़ता है लेकिन अच्छे क्वालिटी का फल नहीं देता है। ये मान लो कि अच्छे क्वालिटी का फल देता है लेकिन ये बीमार पड़ जाता है। अब हम चाहते हैं कि भाई हमें अच्छे क्वालिटी का फल मिले और साथ में पादप जो है जल्दी बीमार भी ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, ये जो बीमार नहीं पड़ता है इसका हिस्सा उठाएंगे और ये जो अच्छे क्वालिटी का फल देता है इसका हिस्सा उठाएंगे और क्या करेंगे, ग्राफ्ट कर देंगे। क्योंकि ये बीमार नहीं पड़ता है तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट का ये स्टेम, जैसे मान लो कि ये जो बीमार नहीं पड़ रहा है इसका
हमने ये रूट स्टॉक ले लिया, और ये जो अच्छे क्वालिटी का फल देता है इसका हमने स्टेम काटा ये वाला, और इसको देखो ऐसे ग्राफ्ट कर दिया। ये वो पादप है, ये उस पादप का पार्ट है जो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, ये उस पादप का पार्ट है जो अच्छा फल देता है। अब जो यहाँ से एक नया पादप उगेगा, एक सिंगल प्लांट जो उगेगा, वो अच्छा फल भी देगा और वो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेगा। ये ग्राफ्टिंग होता है, ये एक टाइप है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का, ठीक है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का। उसके बाद ये एक्टिविटी 8.5 है, एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए, क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं, नॉचेज दिखाई देते हैं। तो आप आलू देखते हैं तो आप इसमें ये नॉचेज देखते हैं, ये देख लो ऐसे गड्ढा गड्ढा जो होता है ये नॉचेज है, ठीक। यहां पर आप फिर देखेंगे कि ये बड उग जाएगा, इसे हम लोग आई बोलते हैं, आई बोलते हैं। इस आई वाले स्थान पर जो है बड उग जाएगा। एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए, क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। आलू के छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार, आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो यह गर्त हो और कुछ में नहीं। आलू को ऐसे काटना है छोटे छोटे टुकड़े में कि कुछ टुकड़ों में जो है आपको ये गर्त दिखे और कुछ टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें ये गर्त ना हो। यानी दो तरह के हमारे पास टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़े वैसे होंगे जिनमें ये गर्त होंगे और जो दूसरे प्रकार के टुकड़े होंगे उसमें ये गर्त नहीं होंगे। अब कहा जा रहा है एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछाकर उसे गीला कीजिए। एक ट्रे लेना है, उसमें रुई की पतली परत बिछा देना है और उसको गीला कर देना है। गर्त वाले टुकड़ों को एक ओर तथा बिना गर्त वाले टुकड़ों को दूसरी ओर रख दीजिए। उस ट्रे में गीले रुई के ऊपर जो है एक साइड हमें क्या करना है, उस वाले टुकड़ों को रखना है, उस वाले टुकड़े को रखना है जिसमें ये गर्त हो, और फिर हमें दूसरे साइड में जो है उस वाले टुकड़े को रखना है जिसमें गर्त नहीं है। अगले कुछ दिनों तक इन टुकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। ध्यान रखिए कि रुई में नमी बनी रहे। वे कौन से टुकड़े हैं जिनसे हरे प्ररोह तथा जड़ विकसित हो रहे हैं। तो ये जो आई है यहां पर बड आता है और यहीं से जो है नए आलू के प्लांट उगेंगे। तो आप देखेंगे कि जो जिन टुकड़ों में ये गर्त नहीं है वहां पर कोई भी ना तो जड़ दिखेगा और ना ही आपको तना दिखेगा, मतलब नया आलू का प्लांट उगता हुआ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जिनमें गर्त होंगे वहां पर आपको नया प्लांट उगता हुआ दिखेगा। यही इस एक्टिविटी में जो है आपको दिखाने की कोशिश की गई है। यहां पर देखो एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम, है ना, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है, देखो इसमें खास बात क्या है, ये जो पत्ती की मार्जिन है, ये जो पत्ती की मार्जिन है यहां पर बड निकलते हैं, यहां पर बड निकलते हैं। ये बड जो है टूट करके मिट्टी में गिर जाएंगे और फिर वहां पर नया ब्रायोफाइलम का प्लांट उग जाएगा। तो ब्रायोफाइलम की पत्ती की कोड़ पर ये जो मार्जिन है इस पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है, कुछ बड जो है विकसित होकर के मृदा में गिर जाती है, मिट्टी में गिर जाती है तथा नए पौधे में विकसित हो जाती है। अब देखो जो पत्ती है वो क्या है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो जड़ है, जो तना है और जो पत्ती है ये सब क्या है, ये कायिक भाग कहलाते हैं, ये कायिक भाग कहलाते हैं। अब यहां पर प्राकृतिक रूप से जो है पत्ती से नया प्लांट उग रहा है, तो हम बोलेंगे ये अपने आप में क्या है, कायिक प्रवर्धन है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो है नेचुरली अपने आप पत्ती से जो है नया प्लांट उगता है। पत्ती पर पहले बड बनता है, बड टूट करके गिर जाता है मिट्टी में और जहां पर गिरता है वहां पर नया प्लांट उग जाता है। तो आपसे पूछा जाता है ब्रायोफाइलम में जो है प्रजनन कैसे होता है, तो कायिक प्रवर्धन से होता है और पत्तियों से होता है। उसके बाद है एक्टिविटी 8.6। एक मनी प्लांट लीजिए, इसे कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। दो पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए।
इसे कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। 2 पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए। सभी टुकड़ों को एक सिरे को जल में डुबोकर रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए। कौन से टुकड़े में वृद्धि होती है तथा नई पत्तियां निकली है, आप अपने परीक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहां जो है आपको 2 प्रकार के टुकड़े काटने हैं। कुछ टुकड़े आप काटेंगे ऐसे जिनमें पत्ती हो, कम से कम एक पत्ती हो। जैसे हमने क्या किया कि यहां से काटा है ना, यहां से एक टुकड़ा काटा, ये एक टुकड़ा हम यहां से काटेंगे जिसमें देखो एक पत्ती भी आ जाएगी, और एक टुकड़ा हम यहां से काट लेंगे जिसमें कोई पत्ती ना हो। 2 प्रकार के हमें टुकड़े लेने हैं। कहा गया है कि 2 पत्ती के मध्य वाला भाग के कुछ टुकड़े लीजिए। तो भाई ये एक पत्ती है, ये पत्ती है, इसके बीच का हमने ये पार्ट उठा लिया, ये टुकड़ा उठा लिया, और एक हमने पत्ती के साथ टुकड़ा उठा लिया। दोनों को क्या करना है, जल में, ये मान लीजिए कि जल है, ऐसे डालना है जिसका एक सिरा जल में हो। तो इसका हम डालेंगे एक सिरा जल में, यही चीज कहा गया है ना। सभी टुकड़ों को एक सिरे को जल में डुबोकर रखिए। हाँ, तो जैसे हमने ये टुकड़ा उठाया तो इसको हम लोग डालेंगे ऐसे, जिसका ऐसे डालेंगे ताकि एक सिरा जो है जल में हो। सेम चीज यहां पर करेंगे और कुछ दिनों तक हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो टुकड़ा है ये तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन ये जो टुकड़ा है यहां से आप देखेंगे कि नया प्लांट जो है उग रहा है। यहां से देखेंगे कि जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है ना। ये पार्ट जो है यहां से ग्रो कर रहा है और नई पत्ती जो है बनती हुई दिख सकती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो पत्तियां निकलती है नोड पे, पत्तियां जो है वो निकलती है नोड पे। ये जो नोड वाला पार्ट होता है जहां से पत्ती निकलती है, जैसे मान लो कि ये स्टेम है और यहां से जो है इस स्टेम के इस वाले भाग से जो है पत्ती निकल रही है, तो इस वाले भाग को हम लोग नोड बोलते हैं। यहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब यहां पर वो कोशिकाएं होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। इसीलिए पत्ती वाला जो टुकड़ा होता है उससे जो है वो जो टुकड़ा होता है वो आगे ग्रो करता है और नई पत्ती जो है वहां से निकलती हुई दिख सकती है। लेकिन यहां पर कोई डिवाइडिंग सेल नहीं है, इसीलिए ये धीरे धीरे खराब हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। तो नोड वाले स्थान पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, विभाजन बोल सकते हो, अविभाज्य उत्तक की कोशिकाएं होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, जिससे जो है ये मनी प्लांट ग्रो होता हुआ हमें दिखता है। बस यही चीज जो है आपको इस एक्टिविटी में बताने की कोशिश की गई थी। अब हमें पढ़ना है ऊतक संवर्धन के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, अगर ये मान लो कि बीमारू प्लांट भी है ना, अगर ये बीमारू प्लांट भी है, इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन हो चुका है किसी बीमारी की मान लो, फिर भी जो इसका टिप होगा ना उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो शीर्ष वाला भाग होता है यहाँ की कोशिकाएं जो है उसमें बहुत तेजी के साथ विभाजन होता रहता है। शीर्ष वाले भाग में कोशिकाओं का विभाजन जो है काफी तीव्र होता है, तो यहाँ की कोशिकाएं जो होती है वो इन्फेक्टेड नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इसका शीर्ष वाला भाग लेंगे ताकि अगर इस प्लांट में कोई इन्फेक्शन भी हो तो भी कोई दिक्कत ना हो। हम इस शीर्ष वाले भाग से क्या करेंगे, कुछ कोशिका को निकाल लेंगे, राइट, कुछ कोशिका को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उसे हम लोग डाल देंगे किसी पोषक माध्यम में। तो ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। हम इसके शीर्ष वाले भाग से कुछ सेल निकाल लेंगे और उस सेल से हम लोग पूरे प्लांट को उगा देंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊतक संवर्धन बोलेंगे। ऊतक इसलिए बोलते हैं, आप यहां से टिश्यू निकाल लो, शीर्ष वाले भाग से ऊतक निकाल लो,
जो कि कोशिकाओं का समूह होता है, तो आप ऊतक बोल दो या फिर कुछ कोशिका बोल दो आप, और उस कोशिका से जो है आप नए प्लांट को उगा दोगे, उसी को हम लोग ऊतक संवर्धन बोलेंगे। कैसे उगाते हैं देखो, इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। हमने क्या किया कि जो कोशिका को यहां से मान लो कि ये कुछ हमने कोशिका को ले लिया, आप चाहो तो एक सिंगल सेल भी ले सकते हो तो भी हो जाएगा काम। हमने क्या किया कि ऐसे एक थाली लिया, इस थाली में हमने इस कोशिका को डाल दिया। ठीक, पहले इस थाली में हमने क्या किया भाई, वो सारे पदार्थ ले लिए जो एक कोशिका को डिवाइड करने के लिए चाहिए। अब कोशिका है, उसे डिवाइड करना है तो भाई खाना पीना कुछ तो चाहिए ना, उसे पोषक माध्यम तो चाहिए। तो हमने क्या किया, कृत्रिम पोषक माध्यम, अब क्योंकि मिट्टी से तो ये ले, मिट्टी में तो हम डायरेक्ट उगा नहीं रहे हैं, हम तो आर्टिफिशियल तरीके से लैब में उगा रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोशिका को विभाजित होने के लिए चीजें चाहिए, हार्मोन चाहिए, जो भी पदार्थ चाहिए, जैसे मान लो सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन चाहिए, ऑक्सिन चाहिए, सब देंगे, जो भी चाहिए सब देंगे। ठीक, तो कृत्रिम पोषक माध्यम हम क्या करेंगे, इस सेल को डाल देंगे। अब क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन होते 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 कोशिकाओं का जो है पूरा एक समूह बन जाएगा, है ना, कोशिकाओं का छोटा समूह बन जाएगा, और इसे हम लोग कैलस बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे। जैसे यहां पर देखो दिखाया गया है कि एक टिश्यू को निकाला गया, टिश्यू को डाल दिया गया है इसमें देखो पोषक माध्यम के रूप में यूजुअली क्या लिया जाता है, तो आप बोलेंगे अगार लिया जाता है और ऑक्सिन लिया जाता है। ठीक, ऑक्सिन हार्मोन लिया जाता है और अगार लिया जाता है, और भी पदार्थ लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आएगा भी तो, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन अगर आया भी तो अगार और ऑक्सिन जो है वो काफी है। तो ये जो कृत्रिम पोषक माध्यम लिया जाता है उसमें अगार होता है, ऑक्सिन होता है, इसमें कोशिका को डाल दिया जाता है, कोशिका विभाजित हो करके जो है पूरा ऐसे बोल सकते हो कि समूह, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जो है यहां पर बन जाता है। इसे हम लोग कैलस बोलेंगे, इसे हम लोग कैलस बोलेंगे। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। फिर यहां से उस कोशिका के समूह को उठाएंगे और एक दूसरे थाली में डाल देंगे, है ना, एक दूसरे थाली में डाल लेंगे, और वहां पर भी हम लोग वो सारे हार्मोन पदार्थ डालेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, उनमें विभेदन होगा, ग्रोथ होगा और विभेदन होगा। यानी आप देखेंगे कि पादप के कुछ भाग बन रहे हैं। विभेदन का मतलब होता है कि जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर के अब टिश्यू बनाएगी, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं। वृद्धि एवं विभेदन होगा, वृद्धि एवं विभेदन होगा, जो प्लांट है वो ग्रो करेंगे, और साथ में क्या होगा, उनके बॉडी पार्ट्स हमें बनते हुए दिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि नन्हा मुन्ना छोटा सा प्लांट बनेगा, उसके बाद उसको मिट्टी में रोप देंगे, जिससे वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। तो ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं, है ना, संक्रमण मुक्त। पूरे प्लांट में इन्फेक्शन है तो भी वहां से जो हम वहां से उस इन्फेक्टेड प्लांट से हम ऐसे प्लांट को उगा सकते हैं जिसमें किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होगा। हम टिप से क्या करेंगे, कुछ कोशिका को निकाल लेंगे। तो ये जो टिश्यू कल्चर है यूजुअली किया जाता है उन पौधों के लिए जो सजावटी में इस्तेमाल होते हैं। सजावटी पौधों के लिए जो है टिश्यू कल्चर का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो समझ में आया आपको क्या सब हुआ। टिप से हम लोग कुछ कोशिका को निकालेंगे, उसे आर्टिफिशियल मीडियम में डालेंगे, वहां पर हम अगार देंगे, ऑक्सीजन देंगे, कोशिकाओं का नया समूह बनेगा, कोशिकाओं का एक पूरा समूह बनेगा। कोशिका विभाजित हो करके जो है एक पूरा ग्रुप का निर्माण करेगी, जिसे हम लोग कैलस बोलेंगे। फिर उस कैलस को दूसरे हम लोग मीडियम में डालेंगे, दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम में डालेंगे, उसमें हम लोग हार्मोन वो सारे पदार्थ देंगे। वहां पर वृद्धि एवं विभेदन होगा, यानी टिश्यू का निर्माण होगा, कुछ प्लांट के बॉडी पार्ट्स बनेंगे, और फिर उसको जो हम, विभेदन का मतलब होता है कि
जो कोशिकाएं होंगी वो अब मिलकर के टिश्यू बना चुकी है, कुछ ऑर्गन भी आपको मिल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस प्लांट को रोप देंगे मिट्टी में और वहां से फिर एक नया प्लांट बन जाएगा। इस्तेमाल किया जाता है टिश्यू कल्चर का सामान्यतः सजावटी पौधे के संवर्धन में। ठीक, अब अगली विधि है बीजाणु समासंग, स्पोर फॉर्मेशन। देखो जो स्पोर है ना, स्पोर ये एक कोशिकीय संरचना होती है, एक कोशिकीय संरचना होती है। स्पोर फॉर्मेशन होता है राइजोपस में। ब्रेड के ऊपर जो कवक उगता है, एक एक्टिविटी था ना, ब्रेड को भिगा दो, नम ठंडा स्थान पर डाल दो अंधेरे में, तो उस पर कवक उगेगा, और एक ईस्ट वाला था, तो ईस्ट में होता है मुकुलन, और जो ब्रेड के ऊपर कवक उगता है उससे हम लोग राइजोपस बोलते हैं, इसमें होता है बीजाणु समासंग। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में, यानी ऐसे बहुकोशिक जीव जिनकी संरचना सरल है, जिनका बॉडी डिजाइन सिंपल है, उनमें भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। ऐसा क्यों, ये लाइन क्यों लिखी गई है? क्योंकि आपसे कहा गया था कि जो बहुकोशिक जीव होते हैं जिनकी संरचना जटिल होती है, उनमें अलग अलग कोशिकाएं जो है वो अपना अलग अलग काम करने के लिए विशिष्ट होती है। अलग अलग कोशिकाओं का काम अपना अलग अलग होता है। तो वैसे बहुकोशिक जीव में जनन के लिए भी विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि कई ऐसे बहुकोशिक जीव हैं जिनकी संरचना सरल है, इसके बावजूद भी उनमें जनन के लिए जो है विशिष्ट संरचना पाई जाती है। जैसे राइजोपस में, राइजोपस जो है बहुकोशिक जीव है, कवक है, कवक बहुकोशिकीय होते हैं। राइजोपस बहुकोशिक जीव है, इनका बॉडी सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं हैं, है ना, विशिष्ट कोशिकाएं हैं, या फिर बोल दो विशिष्ट कोशिकाएं भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। ठीक, ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी एक्टिविटी 8.2 में। यह राइजोपस का कवक जाल है, राइजोपस का कवक जाल है। आपने ब्रेड के ऊपर उगता हुआ आपने फफूंद देखा होगा ना, वही राइजोपस से आप धागे देखते हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे धागे होते हैं, है ना, बहुत सारे जो है धागे दिखते हैं, वो कवक जाल होता है ना, कवक जाल होता है। ये जनन के भाग नहीं है, ये धागे जो होते हैं जो कवक जाल है, ये जनन के भाग नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। ये गुच्छ बीजाणु धानी है, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। देखो ये धागा है, ये जनन भाग नहीं है कहा जा रहा है। इसके ऊपर ऐसे लगता है एक गुच्छ, इसे कहा जाता है बीजाणु धानी, इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरेंजियम, है ना, स्पोरेंजियम इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें वो एक कोशिकीय संरचना होती है जो किसके लिए विशिष्ट है, जनन के लिए। ऐसे एक कोशिकीय संरचना होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं। यानी बीजाणु धानी के अंदर जो है बहुत सारे बीजाणु पाए जाते हैं। ये जो स्पोरेंजियम है ये धीरे धीरे मैच्योर होगा, परिपक्व होगा और ये फट जाएगा। फटने के बाद ये सारे बीजाणु जो है हवा में फैल जाएंगे। हवा में फैलने के बाद ये जहां तहां जाकर के गिरेंगे। वहां पर अगर परिस्थिति इस कवक के अनुकूल होती है तो वहां पर नया राइजोपस उग जाएगा। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं। कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि जो बीजाणु है भाई उनके लिए स्थिति जो है अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। तो कहा जा रहा है कि ये जो बीजाणु है ना, जो इसके अंदर बीजाणु धानी के अंदर है भाई, इसके चारों तरफ जो है एक मोटी भित्ति पाई जाती है। ये मोटी भित्ति जो है मदद करती है
इस बीजाणु को उस परिस्थिति में रहने के लिए उस समय ये जो मोटी भित्ति है ये बीजाणु की रक्षा करती है प्रतिकूल परिस्थितियों में। भाई जब परिस्थिति जो है इस बीजाणु के अनुकूल नहीं है, वैसे परिस्थिति में रक्षा करने का काम जो है ये मोटी भित्ति करती है, जो इस बीजाणु के चारों ओर उपस्थित होती है। ये सब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं हाइफे, है ना, हाइफा बोलते हैं, हाइफे सिमिलर होता है ये। चलो हाइफे में लिख देता हूं, ये हाइफे है, ठीक। जिस हाइफे पे, हर हाइफे पे ये स्पोरेंजियम नहीं होता है, लेकिन जिस हाइफे पर स्पोरेंजियम होता है, बीजाणुधानी होता है, उसे हम लोग स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्पोरेंजियम, और इसके अंदर होता है स्पोर्स। और जिस हाइफे पे स्पोरेंजियम लगा होता है उसे हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं स्पोरेंजियोफोर होता है, ठीक। स्पोरेंजियोफोर पे स्पोरेंजियम लगता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये जनन भाग नहीं है, लेकिन ये जनन भाग है जिसमें स्पोर्स होते हैं। ये एक कोश की संरचना होती है, ठीक। तो बीजाणु समासंग द्वारा जनन किसमें होता है, तो कहा जाएगा कि राइजोपस में होता है। अब देखो, अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की है, उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब तक जो भी आपने प्रकार देखे, चाहे वो द्विविखंडन हो, बहुविखंडन हो, है ना, फ्रेगमेंटेशन हो, या फिर आपने पढ़ा क्या, मुकुलन पढ़ा, पुनर्जनन पढ़ा, बीजाणु समासंग पढ़ा, कायिक प्रवर्धन पढ़ा, उन सारे में आपने देखा कि एक जीव ही संतति को उत्पन्न कर रहे थे। तो ऐसे जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक जो है होते हैं, एक ही जनक होते हैं, और उसी से संतति उत्पन्न होते हैं। अब आपसे किताब में प्रश्न पूछा जाता है, द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है। भाई द्विविखंडन में एक जनक दो संतति बनाते हैं, बहुविखंडन में एक जनक बहुत सारे संतति एक साथ बनाते हैं। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो अभी आपने पढ़ा था कि भाई बीजाणु के चारों तरफ मोटी भित्ति होती है जो रक्षा करती है बीजाणु को प्रतिकूल परिस्थिति में। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्उद्भवन यानी कि पुनर्जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। देखो, जो जटिल संरचना वाले जीव होते हैं उनमें ऊतक पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, भाई अलग अलग कोशिका के अलग अलग काम होते हैं। इसीलिए जटिल संरचना में जनन के लिए भी जो है अलग प्रकार की कोशिका होती है और उसी से जनन का काम होता है। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि कायिक प्रवर्धन में आपने देखे कि कायिक प्रवर्धन से जो पादप उगते हैं उनमें भाई दो बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो फूल और फल जल्दी आते हैं, दूसरा जो संतति बनते हैं वो अपने जनक के समान होते हैं आनुवांशिक रूप से। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, ताकि जनक से जो लक्षण है, अधिकांश लक्षण जो है या फिर जो आनुवांशिक गुण है वो जनक से संतति में एज इट इज चले जाए, है ना। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, ताकि जो आनुवांशिक गुण है वो माँ बाप से बच्चों में चला जाए। यही कारण है भाई, जिसमें कुछ त्रुटि तो होती है जिससे विभिन्नताएं आती है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 जो है समाप्त होता है। आज आपने पढ़ा है अलैंगिक प्रजनन की अलग अलग विधियां और किस जीव में कौन सी विधि होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा अलैंगिक प्रजनन के ऊपर, देखता हूं इस बार आप में से कितने लोग सही आंसर देते हैं। देखिए, जो भी अगर आप इस पार्ट 2 को देख रहे हैं, अब तो लास्ट हो चुका है,
अगर आप यहाँ तक आए हैं तो देख ही लिए होंगे। अगर आपने अच्छे से नहीं समझा है तो उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कुछ ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा है अलैंगिक प्रजनन में, आप एक एक चीज रट सकते हो और आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो सवाल मैं पूछूंगा, अधिकांश लोग सही आंसर दीजिएगा, है ना, सही आंसर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।